नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। हम चर्चा कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने कल तीनों कृषि कानून को जो वापस लिया है वो उस पर राजनीति गरमा गई है और उसको लेकर के कई लोगों से बातचीत हो रही है। सबके अपने अपने विचार सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है राजद के नेता शिवशंकर यादव जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि वो इसको किस रूप में देखते हैं। शिवशंकर जी, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा और आ जाइए, प्रधानमंत्री ने टीवी चैनल पे आकर के और कहा कि कल एक बड़ा त्यौहार भी था, कार्तिक पूर्णिमा थी, गुरु नानक देव का जन्मदिन भी था और देव दीपावली भी थी। तो उसमें एकाएक किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि देश के कृषि मंत्री को भी पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी क्या करने वाले हैं। लेकिन अचानक ये खबर सभी टीवी चैनलों पे आने लगा कि देश में जो 3 कानून, कृषि कानून जो पास हुए हैं, जिसको लेकर के 1 साल से किसान आंदोलन पे बैठे हुए, ये कानून प्रधानमंत्री ने इसको वापस ले लिया और इसके साथ साथ उन्होंने देश से माफ़ी भी मांगी इस कानून को लेकर के। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रधानमंत्री की आंख खुली तो 1 साल के बाद क्यों, और इस 1 साल में लगभग 700 लोग की आहुति हो चुकी है, वो बेचारे जान गंवा चुके हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, एक कहा जाता है ना कि आज़ादी यूं ही नहीं मिलती। इसके लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और आंदोलन जिस प्रकार से किसानों ने किया, इसी प्रकार के बृहद आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी चीज़ को वापस कराने के लिए या किसी भी सरकार, जो क्या कहा जाए, आतताई सरकार अगर कोई है तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए, उसे गिराने के लिए एक बार पूरे देश में इसी तरह के आंदोलन की भी आवश्यकता है। क्योंकि नरेंद्र जो मोदी जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ये प्रजातंत्र में विश्वास तो करते ही नहीं हैं। क्योंकि ये कोई भी आज तक जो भी निर्णय लिए हैं वो अचानक लिए हैं, पता नहीं ये क्यों दिन में लिए। ये तो अक्सर रात को निर्णय लेते हैं और रात में कौन निर्णय लेता है? रात में हमेशा चोर घूमता है। तो चोर को अंजोर से क्या होता है? परहेज होता है, डर लगता है। इस बार तो दिन दहाड़े उन्होंने माफी मांगी। दिन दहाड़े इसलिए माफ़ी मांगी कि ये अब उनके माफ़ीनामा की शुरुआत है। अभी उन्हें लगातार देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वो आज तक जितना भी काम किए, गलत रिजल्ट आया है। उस सब का आप एक लाइन से देखिए ना, चाहे वो नोटबंदी हो, जो पहला उनका जो डिसीजन था, वो देश का दुर्भाग्य वहीं से शुरू हुआ और देश का जो जीडीपी माइनस में चला गया, उसका एकमात्र कारण है नोटबंदी। काला कानून, जो ये किसान काला कानून जो कहा जा रहा था, इससे भी बड़ा काला कानून था नोटबंदी। और उस नोटबंदी की वजह से आज देश जो है इतना, मैंने समझिए कि 20 साल पीछे हम लोग जा रहे हैं। जो सब एक चीज़ हम काला लाल पीला की बात होने लगी तो हमें याद आया कि देश में जब 2014 में प्रधानमंत्री जी जब 2014 के पहले जब वो सभा करते थे तो कोई सभा में वो 2 चीज़ पे जम के चर्चा करते थे और बड़ी अच्छी तरीक़ा से वो अपनी बात रखते भी हैं। इसमें उनको महारत हासिल है। एक तो कहते थे कि महंगाई पे चर्चा करते थे कि देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उसके बारे में कहते थे कि वो मौ शब्द भी नहीं बोल सकते हैं महंगाई का। और दूसरा चर्चा करते थे कि काला धन, कि ये काला धन हम लेके आएंगे। अब ये काला धन आज जब ये चर्चा करते हैं तो ये दोनों चीज़ उनको याद नहीं है कि महंगाई क्या होती है, और काला धन पे तो वो बोलते ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये काला धन सिर्फ एक छलावा था, एक दिखावा था किसी तरह से सत्ता हासिल करने के लिए? नहीं, देखिए, नोटबंदी उन्होंने इसीलिए लागू किया
कि जो काला धन है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश एक भी काला धन, एक पैसा का काला धन नहीं आया, बल्कि जो धन था हमारे पास, जो पूंजी थी, उस पूंजी का भी खात्मा हो गया। और नोटबंदी में नए, अब ये कहाँ का बताइए, कहाँ का, मैंने ये कौन सा विवेक उनका काम कर रहा था कि 500 रुपया का नोट बंद करके 2000 का नोट वो ले आए। तो उससे तो कालाधन और बढ़ेगा, उसकी होर्डिंग में और भी आसानी होगी। लेकिन अब आज 2000 का नोट भी, हम तो बैंक कर भी रहे हैं, 2000 का नोट भी आज देखने को नहीं मिल रहा है। पता नहीं वो 2000 का नोट भी कहाँ चला गया। अच्छा, ये 2000 का नोट, चलिए आपने याद दिला दिया कि आप एक बैंक कर्मी भी हैं। ये 2000 का नोट आखिर गया कहाँ? मार्केट में कहीं दिखाई नहीं देता है, किसी के पास आता नहीं है। और जो बड़े व्यापारी हैं वो बैंक से कहते हैं कि भाई 2000 का नोट अगर हो तो आपके पास दे दीजिए, तो बैंक कहता है कि हमारे पास नहीं है। तो आखिर ये 2000 के नोट गए कहाँ? ये जो मोदी जी का उद्देश्य था, जो उनके कुछ लोग, मैंने यूँ कहिए कि पूरा देश जो है वो गुजरात के द्वारा ही चल रहा है। तो जितने गुजराती हैं, जितने चोर भागे यहाँ से, सब गुजराती थे, एक विजय माल्या को छोड़ करके। बाकी जितने भागे हैं आप देख लीजिए, 36,500 करोड़ से ज़्यादा बैंक जो राशि है गबन हुआ है पूरे अपने देश में, और वो सब लेकर भागने वाले गुजराती थे। तो ये जो 2000 का नोट है, मोस्ट प्रोबेबली ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही निकाला गया। ये सारे नोट जो हैं होर्डिंग हो गई हैं और उन्हीं के पास मिलेगी। अगर ये जब इनको बदल दिया जाए, आज प्रधानमंत्री बदल जाए, सारे 2000 के नोट अगर फिर से नोटबंदी लागू की जाए तो सारे 2000 अगर प्रधानमंत्री फिर एकाएक किसी शाम को, रात नहीं शाम को एकाएक अगर आते हैं और कह दें कि 15 दिनों में 2000 नोट की हम समाप्त करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये 2000 का नोट धड़ाधड़ मार्केट में आ जाएगा? जितना भी छुपा हुआ है वो सब आ जाएगा। क्योंकि उस नोटबंदी में मैं खुद ब्रांच मैनेजर था, यही उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा शामपुर में, और कैसे पैसे आ रहे थे, गड़े गड़े पैसे घर में निकाल के सड़ा गला सब पैसा आ रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों फेल किया, ये तो हम लोग आज भी नहीं। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से आज कृषि कानून को लेकर के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगा है, क्या नोटबंदी के लिए भी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोगों की जान गई थी, बड़े बड़े लोग जो थे, बड़े बड़े घराने के जो लोग थे, उनको तो घर बैठे बैठे, आप एक बैंक कर्मी हैं, हमें लगता है कि बहुत से बैंकों की मिली भगत से पैसे उनके घर पे चले जाते थे। और जो लाचार, जो जिनका कोई माई बाप नहीं था, वो लोग लाइन में थे, कई लोग मर भी गए उसमें। तो इसके लिए भी क्या प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो पहले ही कह चुके थे कि जब नोटबंदी फेल होने लगा, लोग मरने लगे, लोग पुलिस की लाठियां खाने लगे, तो प्रधानमंत्री फिर लाइव आए और बोले कि हमें देश के से 50 दिन का समय चाहिए। अगर ये सफल नहीं हुआ तो मुझे बीच चौराहे पर, उन्होंने, उनका ये वर्ड है कि बीच चौराहे पर आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए, गोली मार दीजिए। तो मैं तो ये मेरा जय बार इंटरव्यू हुआ है, हर बार मैं बोला हूँ कि वो दिन 50 दिन बहुत पहले बीत गया, और देशवासियों को चाहिए कि इस निकम्मे प्रधानमंत्री को बीच चौराहे पर गोली मार दी जाए। चलिए, गोली मारने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब ये बताइए कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, और यूपी चुनाव के पहले इस तरह के जो बैकफुट पे, बीजेपी का बैकफुट पे आना क्या साबित करता है? ये तो देखिए, बीजेपी के लोग, बीजेपी मीन्स ही होता है छलावा। बीजेपी पार्टी ही केवल छल करने के लिए है, छल से सारा काम यहाँ छल से ही होता रहा है। आज तक जितना डिसीजन लिए सब छल से होता रहा है, और यह भी एक छलावा है। आप सही अभी प्रश्न किए हैं कि ये भी एक छलावा है। अब मैं कुछ डिफाइन कर देता हूँ, बाकी लोग नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि मैं एक बैंक कर्मी हूँ, इसलिए मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। ये इन्होंने वापस नहीं ली, विड्रॉ नहीं किया है इस बिल को रिपील किया है। रिपील शब्द है अंग्रेजी का, हिंदी में वर्ड नहीं है इसका कि मैं बता सकूं। ये रिपील किया है, विड्रॉ नहीं किया है। तो ये बिल वापस नहीं हुआ है, ये पुनः जो है बिल आ सकता है। कब आएगा
तो जैसा कि देश भर के लोग कह रहे हैं कि जो 5 चुनाव अभी शायद होने वाले हैं राज्यों में, उन चुनाव के बाद फिर इस पर पुनर्विचार होगा और ये बिल फिर आएगा। तो ये माफीनामा जो चल रहा है, क्या प्रधानमंत्री को एहसास हो गया है कि बीजेपी का जो भ्रम है, जनता पे जो भ्रम चढ़ाया गया था, वो टूट रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पैराग्राफ बहुत दिन से जो इनका पैरामीटर है, जो इनका ग्राफ है, वो तो दिनानुदिन गिरता जा रहा है ना। पहले इनके जो भी सभाएं होती थी, भीड़, वाह क्या कहना था। बाद में लोगों को क्या किया गया, खरीद के भीड़ जुटाया गया। और आज की स्थिति में तो है कि बिना खरीदा हुआ आदमी तो वहाँ जाता ही नहीं है। अब तो इनको सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अब वो भी कह रहे हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है देश में ये सही नहीं हो रहा है। क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उसका निजीकरण हो रहा है। जबकि कितनी मुश्किल से हमारे देश की प्रधानमंत्री लौह महिला, जिनका अभी जन्मदिन था, इंदिरा गांधी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से सारे बैंकों का निजीकरण किया था। ये आपको बता रहे हैं 2 अक्टूबर 1900 राष्ट्रीयकरण किया था, राष्ट्रीयकरण किया था ये 1969 में। और आज वो सारे बैंक जो थे सब तो बहुत कम थे जो लॉस में जा रहे थे। और ये 6 साल में पता नहीं क्या हो गया कि सारी संस्थाएं जो हैं लॉस में जा रही हैं, सारी संस्थाएं जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। तो भाई आप क्यों बैठे हो सरकार में? आपके रहते हुए अगर सरकार की सारी संस्थाएं जो हैं लॉस में चली जाएं तो सबसे पहले तो संसद का ही निजीकरण होना चाहिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री को ही हटाया जाना चाहिए, क्योंकि आप सक्षम नहीं है सरकार को चलाने के लिए, तभी ना सरकारी संपत्तियों को आप बेच रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे सर्वमान्य नेता थे, प्रधानमंत्री थे, सब विरोधी लोग भी उनको एक बहुत ही अच्छे नज़र से देखते थे। उनका ये कहना था कि निकम्मी औलादे जो हैं वो पुरखों की संपत्तियां बेच देती हैं। अब उनको क्या पता था कि वो जो बोलेंगे उनका ही सुपुत्र और उनका ही बेटा इस देश को बेचने के लिए आगे आएगा और पूरे देश की संपत्ति को बेच देगा। आपने देखा कि अभी शिवशंकर जी से बातचीत हो रही थी और किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल तरीके से अपनी बात को रखा और कहा कि देश की जो संपत्ति है, जो बेचने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, देश के चौकीदार कर रहा है, तो इसको लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, वाकई आने वाले दिनों में या आने वाला दिन जो है, जो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। और जो 5 राज्यों के चुनाव है, जिसकी एक जो धमक दिखाई दे रही थी, शायद प्रधानमंत्री ने उसको महसूस किया है कि कहीं ना कहीं आने वाला समय उनके अनुकूल नहीं है। और इसी को लेकर के उन्होंने देश के सामने माफीनामा लगाया है। अब देखना है कि देश की जनता क्या इस माफीनामे के भुलावे में, जुमला हम इसलिए नहीं कहेंगे कि ये अब शब्द पुराना हो गया है, इस भुलावे में आती है या फिर 2022 में जो 5 राज्यों के चुनाव होते हैं उसमें बीजेपी का परचम लहराएगा। अगर लहराया तो 2024 में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। और अगर ये 2022 का जो चुनाव है, खास करके जो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता खुलता है, अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकला बीजेपी के, तो आने वाला जो 24 है, जहां देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव के, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री की उल्टी गिनती शायद शुरू हो जाए।